हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं एंड अपना ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे हैं और बहुत अच्छे से तैयारियां कर रहे हैं अपने सीएस को क्लियर करने के लिए। सो बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने कॉन्सेप्ट को। हम क्या पढ़ रहे थे और कौन से सब्जेक्ट को पढ़ रहे थे। हम बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ रहे थे एंड बिजनेस कम्युनिकेशन में भी चैप्टर नंबर 1 दैट इज योर इंग्लिश ग्रामर। अब इंग्लिश ग्रामर में बहुत चीज़ें हम पढ़ चुके हैं ना। व्हाट नेक्स्ट ऑन द प्लेट इज योर ग्रामर के अंदर आर्टिकल्स। ठीक है जी। अब ये जो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स क्या हैं, कैसे यूज होते हैं, अब कौन है। अब आर्टिकल्स का मतलब वो आर्टिकल नहीं जो आप जाओगे ऑफिस में रहोगे आपको भी आर्टिकल कहा जाएगा। एक होता है आर्टिकल का मतलब ट्रेनिंग, एंड इन द ग्रामर आर्टिकल मतलब जब किसी चीज़ को डिफाइन करने के लिए उसके आगे कुछ वर्ड्स यूज किए जाते हैं। यानी कि नाउन को डिफाइन करने के लिए उसके आगे कुछ पर्टिकुलर टर्म्स लगाई जाती है, लाइक ए, एन और द। अब ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। 6th-7th में आपको आर्टिकल्स पढ़ाने स्टार्ट कर दिए जाते हैं और 6th-7th के बाद पता नहीं आज तक भी हमें आर्टिकल्स आते हैं या नहीं। सो आर्टिकल्स को सीखने के लिए ना सबसे पहले बड़ी आसान से आसान चीज़ें हैं। क्या चीज़ें होती हैं? सबसे पहले एक होता है हमारा डेफिनेट आर्टिकल, ठीक है, एक होता है इनडेफिनेट। इन दोनों को समझते हैं। इन दोनों को अगर हम समझ लेंगे तो हमारा आर्टिकल्स कंसेप्ट जो है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। नो व्हाट इज डेफिनेट और व्हाट इज इनडेफिनेट। अब डेफिनेट के अंदर क्या होता है? डेफिनेट के अंदर हमारी चीज़ें डिफाइंड होती हैं। अब जब डिफाइंड चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे, लेकिन हम इनडिफाइंड चीज़ों की बात कर रहे हैं, यानी कि जिन चीज़ों को डिफाइन नहीं किया गया उनकी अगर बात करते हैं तो हम क्या लगाएंगे? तो हम इनडेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे। सो इनडेफिनेट और डेफिनेट के अंदर हम कवर क्या करेंगे? क्या चीज़ डेफिनेट होती है और क्या चीज़ इनडेफिनेट होती है। अब याद करो अपनी 6th-7th वाली क्लासेस, हमें सिखाया जाता था एक ए होता है, एक एन होता है और एक दा होता है। अब ये दा किसके आगे लगाना है और ए किसके आगे लगाना है ना, तो तब समझ में आया था ना, अब समझ में आता है। तो किसके आगे लगेगा ए और किसके आगे लगेगा दा। तो दा बोलता है भाई मैं तो स्पेशल हूँ, मैं स्पेसिफाइड चीज़ों के आगे लगूंगा, यानी कि डेफिनेट चीज़ों के आगे लगेगा। जिन चीज़ों को एक्चुअल में डिफाइन किया गया है उन चीज़ों के आगे लगता है, ठीक है। अब ए बेचारा किसी के भी आगे लग जाता है, तो ए कौन है? ए इनडेफिनेट है। अब ए के साथ जुड़ा हुआ आता है बेचारा एन। अब एन क्या हुआ? एन ए का भाई है तो वो भी होगा इनडेफिनेट, ठीक है। अब ए और एन कैसे यूज कर लेते हैं? या तो हमें ए और एन का यूज समझ में आ जाए या दा का समझ में आता है, तो समस्या ही खत्म। अब दा में हमें पता है कि दा हम सिर्फ उन चीज़ों के बारे में लगाएंगे जो स्पेसिफिक हमें किसी पर्सन का या फिर किसी टॉपिक का, किसी आइटम के बारे में बताती है। लाइक अगर मैं पर्टिकुलर किसी बुक के बारे में बात कर रही हूँ तो मैं उस बुक के आगे दा लगाऊंगी, लेकिन मैं नॉर्मल कोई भी बुक के बारे में बोल रही हूँ तो अ बुक होगी वो, यानी कि मैंने बोला दिस इज़ अ बुक, ठीक है। उसके बाद अगर मैं उसी बुक के बारे में और चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी तो अब मेरी बुक डिफाइन हो गई कि मैं कौन से बुक के बारे में बात कर रही हूँ। तो पहली बार जब मैंने उस बुक को इंट्रोड्यूस किया होगा तब मैंने वर्ड यूज़ किया होगा ए, लेकिन जब मैं उसको बार बार एक्सप्लेन करूँगी, सेम पर्टिकुलर बुक के बारे में बार बार बोलूँगी, यानी कि पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बोल रही हैं, तो हम लगाएंगे द। इसीलिए क्या हो गया आपका? डेफिनेट हो गया। अब बारी आती है, अब कई जगह पर जहाँ पर ए लगता है, यानी कि जहाँ ए लगना चाहिए था वहाँ पे भी दा घुस जाता है बीच में। अब उसकी समस्या क्या है? अब ए एक सिंगुलर चीज़ को डिफाइन करता है, एक सिंगुलर चीज़ को डिफाइन करता है, यानी कि ये ऐसा नाउन होगा जो सिंगुलर होगा, सिंगल होगा। अब सिंगल लोगों के साथ ए लगता है, यानी कि सिंगुलर नाउन होगा उनके साथ ए लगेगा, इकलौता, अकेला। सो ए आएगा सिंगुलर नाउन के साथ। अब सिंगुलर नाउन भी कैसे? जिनको काउंट किया जा सकता है। जैसे मैं बात करूँ पेन की, तो पेन के नंबर को मैं काउंट कर सकती हूँ। मैं बात करूँ किसकी? अगर मैं बात करूँ बुक्स की, तो बुक्स को मैं काउंट कर सकती हूँ पर्टिकुलरली। चेयर, टेबल, इन सब को मैं काउंट कर सकती हूँ। तो जब मैं इन सब के इनडेफिनेट रूप की बात करूँगी, यानी कि मैं किसी चेयर को जानती नहीं हूँ पहले से, तो मैं ए चेयर बोलूँगी उसको, ठीक है। लेकिन अगर मैं उसे जानती हूँ, यानी कि हम एक डिफाइंड चेयर के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके आगे मैं क्या लगाऊंगी? दा, ठीक है। अब ये जो दा है ना, ये सिंगल के साथ भी जचता है, ये डबल के साथ भी, यानी कि जो हमारे प्लूरल वर्ड्स होते हैं उनके साथ भी जचता है। तो एक चीज़ तो बाइफर्केशन ये हो गया, जब सिंगुलर चीज़ें आएंगी तो क्या आएगा? ए आएगा। जब प्लूरल चीज़ें आएंगी तो क्या आएगा हमारे पास? दा आएगा, ठीक है। तो सिंगुलर प्लूरल में डिफरेंस हो गया। तो डेफिनेशन के अंदर भी यही दिया हुआ है। ए और एन जो आर्टिकल है हमारे, वो कैसे हैं? वो इनडेफिनेट आर्टिकल हैं, बिकॉज इट यूजुअली लिव इनडेफिनेट द पर्सन और थिंग स्पोकन ऑफ, एज जैसे कि अ डॉक्टर, दैट इज एनी डॉक्टर। हम किसी भी डॉक्टर के बारे में बात करें तो हम पर्टिकुलरली किसी को डिफाइन नहीं कर रहे, तो हमने क्या लगाया? हमने ए डॉक्टर लगाया। अब हमने ए डॉक्टर बता दिया उसको,
अब उस डॉक्टर के बारे में पर्टिकुलर बात कर रहे हैं तो हमने क्या बोला, ही सो द डॉक्टर, हाँ उसने उस डॉक्टर को देखा है। आप किसी चीज बंदे को फाइंड आउट कर रहे हो तो आपको पता होगा ना किस पर्टिकुलर बंदे को फाउंड कर रहे हो, ऐसा तो नहीं दुनिया में निकलने ढूंढ पड़े किसी को भी और आपको पता ही नहीं ढूंढना किसी है। डेफिनेट पर्सन को ढूंढते हो ना, डेफिनेट पर्सन के बारे में पूछते तुमने उसे देखा क्या, हाँ मैंने उसे देखा, सो ही सो द डॉक्टर। तो यहाँ पर हम पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहे हैं तो दो दा लगेगा। चलिए जी नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है हमारे पास, अब नेक्स्ट स्लाइड बोलती है कि जो इनडेफिनेट आर्टिकल है, अब कौन से थे इनडेफिनेट आर्टिकल, वो ए और एन वाले। अब ए और एन लगेंगे सिंगल चीज़ों के साथ, यानी कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, जिनको काउंट नहीं किया जा सकता उनके आगे ए या एन नहीं लगेगा। अब ये सारा चीज़ें आएंगी आपके एमसीक्यू फॉर्म में, ठीक है। अब ये भी बोल सकता है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन कौन सा है, इनडेफिनेट आर्टिकल्स किसे कहा जाता है, या फिर आपको फिलअप्स दे देगा इसमें भरो आर्टिकल्स, तो फिर किसी भी तरीके से आपके एमसीक्यू क्रिएट हो सकते हैं। तो इनडेफिनेट आर्टिकल हमारा क्लियर। डेफिनेट आर्टिकल में क्या कहता है, डेफिनेट आर्टिकल बोलता है कि मैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ भी लगता हूँ, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी लगता हूँ। अब काउंटेबल काउंटेबल दो हो गया, कहता है मैं अनकाउंटेबल चीज़ों के साथ भी लगता हूँ। तो द पेन, द पेन्स, द मिल्क, अब मिल्क को हम काउंट नहीं कर सकते। आइडिया, तो इन सब चीज़ों के साथ भी क्या लगता है हमारा दा। तो काउंट कर सकते हो तो आप देखो काउंट कैसे कर सकते हो, सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। प्लूरल है तो बिना सोचे समझे उसके अंदर दा लगा दो। अब वो सिंगुलर है, अब सिंगुलर कैसा है, डेफिनेट है या इनडेफिनेट है। अगर सिंगुलर इनडेफिनेट है तो ए लगा दो, अगर वो डेफिनेट है तो दा लगा दो। अब ए और एन की लड़ाई में एन के साथ हमें ज़्यादा पंगे नहीं लेते। एन क्या बोलता है, भाई मेरा तो सीधा सा हिसाब है, क्या मेरे को वहीं लगा दो जहाँ पर वोवल साउंड अटैच होगी, यानी कि जहाँ पर वोवल्स का साउंड जुड़ा हुआ आएगा मुझे वहाँ लगा दो। अब वोवल्स क्या होते हैं हमारे, बचपन में सीखे थे ए ई आई ओ यू, ठीक है, ए ई आई ओ यू सीखे थे हमने वोवल्स। अब कहता है जहाँ पर वोवल आए, नहीं, जहाँ पर वोवल का साउंड आए, तो वोवल की साउंड के साथ क्या लगता है, एन लगता है। अब सी ऑनेस्ट, ऑनेस्ट के अंदर ओ का साउंड आता है जबकि वो कॉन्सोनेंट वर्ड के साथ स्टार्ट है, सो वोवल का साउंड ही इनफ है। ऑनेस्ट के साथ हमेशा एन लगता है क्योंकि ये ओ से स्टार्ट होता है, एन ऑनेस्ट पर्सन। तो हमें किसको रिकॉग्नाइज करना है, हमें वोवल की साउंड को रिकॉग्नाइज करना है। सो इट इज द वोवल साउंड नॉट द वोवल्स। वोवल्स को देख के लगाओगे तो वो गलत हो जाएगा, तो हमें वोवल की साउंड को देख के लगाना है। फॉर एग्जाम्पल ही हैज़ जॉइंड अ यूनियन, यहाँ पर एन यूनियन लगाते तो वो गलत हो जाता, क्यों, ये यू का साउंड दे रहा है। ऑल दो इस टर्म को हम वोवल बोलते हैं बट ये साउंड किसका है, वो यू का साउंड है, यानी कि वो कॉन्सोनेंट का साउंड है, इसके आगे हम एन नहीं लगाएंगे, ठीक है। लाइक ब्रिंग मी एन एप्पल, ए अ, तो ये जो ए है वो किसका साउंड है, वो वोवल का साउंड है, सो इसके आगे हमने क्या लगाया है, एन लगाया है। सो अगेन इसी तरह से हमारी सारी चीज़ें काउंट होती हैं कि ए किसके साथ लगेगा और एन किसके साथ लगेगा, ठीक है। आपके मॉड्यूल में और भी एग्जाम्पल्स है तो आप वहाँ से एग्जाम्पल्स को रीड कर सकते हैं। चलिए जी नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, आर्टिकल्स के अंदर हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग उतना है एंड एक्चुअली में ग्रामर के अकॉर्डिंग भी उतना ही है, तो आर्टिकल्स को आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करना पड़ेगा। आर्टिकल्स यूज़ करने के लिए रूल हमारे पास दो ही हैं, डेफिनेट, इनडेफिनेट, सिंगल काउंटेबल और नॉट, ठीक है। सो चलिए जी नेक्स्ट चीज़ क्या है, नेक्स्ट चीज़ आती है जी हमारी यूसेज पे। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ग्रामेटिकल सही नहीं होती, ग्रामेटिकल सही नहीं होती, लाइक दिस इज़ नेहा। अब हम किसी को इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो दिस इज़ नेहा, दैट इज़ नेहा, तो हम लोग जब इस तरह से लैंग्वेज बोलते हैं तो ये ग्रामेटिकल सही नहीं है। दिस एंड दैट वर्ड हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स के साथ लगाते हैं, ग्रामेटिकल तो वो गलत हो गया, लेकिन वो पॉपुलर टर्म्स हैं, लोग बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं। सो यूसेज इज़ बेस्ड ऑन द कस्टम्स, कि आप किसी चीज़ को कैसे बोलते हैं और क्या वो एक्सेप्टेबल है इन द सोसाइटी। अब हर कोई एक्सेप्ट करता है इस टर्म को कि मीट नेहा, दिस इज़ नेहा। सो अब क्या बोलते हैं, हम इस टर्म को एक्सेप्ट कर रही हैं, तो एक्सेप्टेबल है तो हम लोगों ने इसको मान लिया एज पर द यूसेज। सो यूसेज इम्प्लाइज द मैनर इन विच द नेटिव स्पीकर, यानी कि लोकल स्पीकर अपनी लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। द बॉडी ऑफ कन्वेंशन गवर्निंग द यूसेज ऑफ लैंग्वेज स्पेशली दोज एस्पेक्ट्स नॉट गवर्नड बाय ग्रामेटिकल रूल्स। इनमें ग्रामर का कोई रोल नहीं होता। तो हमारी स्पोकन इंग्लिश की बात कर रहा है, जो स्पोकन इंग्लिश है वो यूसेज के ऊपर डिपेंड करती है। हम स्पोकन इंग्लिश में बहुत सी चीज़ें ऐसी बोल जाते हैं जो हमारे रिटन के अकॉर्डिंग ठीक नहीं है, यानी कि हमारे ग्रामर के अकॉर्डिंग ठीक नहीं है। सो
सो इनको बोलते हैं हम हैबिचुअल या कस्टमरी यूज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इट इज़ मी, अब मुझे बताना है तो मी यहाँ पर किसी के लिए रिलेटिव यूज होता है, यानी कि नाउन के बाद रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज होता है। बट यहाँ पे मैंने क्या बोल दिया, हमने यहाँ पर वो तो लगाया ही नहीं, कॉमन नाउन तो लगाया ही नहीं, तो मुझे यहाँ पर बताना चाहिए था कि इट इज़ आई। बट वो ग्रामेटिकल तो करेक्ट है, बट हम लोगों के यूसेज में वो वर्ड अच्छा नहीं लगता, इट इज़ आई, नो इट्स मी, ठीक है। सो ये क्या है, हमारा यूसेज टर्म है, ठीक है। नेक्स्ट है यूसेज में भी लर्न बाय रीडिंग स्टैंडर्ड टेक्स्ट। अब यूसेज कैसे पता चलेगा, जितना ज़्यादा टेक्स्ट पढ़ोगे उतना ज़्यादा पता चलेगा। लाइक हम नॉवल पढ़ते हैं तो नॉवल में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो यूसेज बेस्ड है, यानी कि जिनका एक्चुअली ग्रामर से कोई लेना देना नहीं है। समटाइम्स हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने जब प्रोवर्ब्स पढ़े थे या फिर हम लोगों ने इडियम्स पढ़े थे तो उसके अंदर हमने देखा था एक्चुअल मीनिंग अलग था और जो हैबिचुअल मीनिंग है वो अलग था। हैबिचुअल कस्टमरी यूज़ के कारण ही हमारी इडियम्स प्रोवर्ब्स बन के आती हैं, सेम एज हमारे यूसेज हमें डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज क्रिएट करके देती हैं, ठीक है जी। सो यूसेज के अंदर भी हमारा इतना है। तो यूसेज में अगर आपका एमसीक्यू बनता है तो 1 नंबर का वेटेज है इसका। क्या बोलेगा कि यूसेज क्या है, विच इज़ ग्रामेटिकल राइट और रॉन्ग, तो हमें ये नहीं बोलना यूसेज इज विच इज़ हैबिचुअल या फिर विच इज़ ऑफ कस्टमर यूज। बाकी डिपेंड्स ऑन द ऑप्शन कि क्या आपके पास एमसीक्यू आया है, ठीक है। इट्स मोस्ट ऑफ द टाइम यूज्ड बाय द नेटिव स्पीकर, क्योंकि अपने ही लोग अपने काम के साथ खराब कर सकते हैं। मैंने किसी को जॉब पे रखा है, वो मेरा काम खराब करके दिखाए, उसकी जान ना ले लूँ मैं। लेकिन अगर आप क्या कर रही हैं, अगर आप खुद ही काम कर रही हैं तो अब उसे बिगाड़ो या उसे सुधारो वो आपके ऊपर है, क्लियर। तो अपनी नेटिव लैंग्वेज के साथ छेड़छाड़ जब करते हैं, उसको हैबिचुअल कुछ और बनाते हैं, ग्रामेटिकल कुछ और बनाते हैं, तो बहुत थिंग्स आर अलाउड। जिस चीज़ को यूज़ कर लिया गया, जिस चीज़ को सोसाइटी ने एक्सेप्ट कर लिया, वो एक टर्म बन जाती है, तो फिर उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आर द सेंटेंसेस कंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ राइटिंग। अब काइंड ऑफ राइटिंग क्या होता है, जैसे राइटिंग के बेस पे हम एक काइंड ऑफ सेंटेंस कर चुके हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, बट ये क्या है, ये उनके आइडिया बेस्ड है कि हमने किस तरह के आइडिया को लिखा है। तो ये काइंड ऑफ राइटिंग बताती है कि हमारा राइटर कितना एजुकेटेड है या फिर हमारा जो राइटर है उसको कितनी सेंस है किसी लैंग्वेज की। सो सेंटेंस आर ऑल्सो कंस्ट्रक्ट ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। अगर मैं सिंपल याद करो वो बचपन में दा काओ का ऐसे, उसके अंदर हर जगह हम दा काओ घुसा देते थे, ठीक है। लेकिन आज के टाइम पर किसी एक वेल प्रोफेशनल आर्टिकल को, राइटर को लिखना हो तो वो क्या लिखेगा, वो दा काओ की सारी के सारी फीचर्स एक ही लाइन में पिरो देगा, ठीक है। सो क्या होता है, जब लूज सेंटेंसेस बनाते हैं तो ये जनरली क्या होते हैं, हमारे स्पोकन वर्ब होते हैं, स्पोकन फॉर्म में हम बनाते हैं। स्पोकन फॉर्म में कैसे, जैसे हम बात करते हैं तो मेन बात पहले ही बोल देते हैं कि अरे ऐसा हो गया, यानी कि आरबीआई ने फॉरेक्स की ना इन्वेस्टिगेशन करनी स्टार्ट कर दी। क्यों इन्वेस्टिगेशन करनी स्टार्ट की, वो बात बाद में। तो ये हम क्या करते हैं, अपने स्पोकन फॉर्म के अंदर ही हम उसको बोलना स्टार्ट कर देते हैं। तो जब जिस तरह से हम बोलते हैं उसी तरह से उसको लिख दिया जाए तो वो सेंटेंसेस होते हैं हमारे लूज सेंटेंसेस। ये कम कॉम्प्लेक्स होते हैं, पढ़ने से एकदम से समझ में आ जाते हैं। लेकिन पीरियोडिक सेंटेंसेस बहुत उल्टे होते हैं। जनरली हमारे जो न्यूज़ एंकर है ना, वो इस तरह के सेंटेंसेस यूज़ करते हैं। वो क्या करते हैं, वो केस को सनसना करते हैं, पहले लास्ट में जाके बताएंगे मेन बात क्या है, पहले पूरा उसके बारे में कुछ क्रिएट करेंगे ताकि लोग वेट करें लास्ट लाइन का, लास्ट में क्या है, ठीक है। जैसे कि गौर से देखिए इस चेहरे को, बाद में पता चले शायद बात छोटी सी हो। तो ये क्या होता है, पीरियोडिक सेंटेंसेस के अंदर हम मेन आइडिया छुपा कर रखते हैं, मेन स्टेटमेंट को छुड़ा कर रखेंगे। तो मेन स्टेटमेंट कब बोली जाएगी, मेन स्टेटमेंट बोली जाएगी आपकी लास्ट के अंदर, बिल्कुल लास्ट तक छुपा कर रखो, पहले उसके बारे में सब कुछ बता दो। सो इस तरह के सेंटेंसेस को बोला जाता है पीरियोडिक सेंटेंसेस, जहाँ पर हमें वेट करना पड़ता है फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ताकि हम मेन बात जान सकें। So, as there are strong rumors about an intensive speculative activity caused by the spurts in the imports, यानी कि इम्पोर्ट में कुछ स्पेकुलेटिव एक्टिविटी चल रही थी, फिर क्या, फिर आरबीआई ने छापा मार दिया या फिर आरबीआई ने इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट किया। तो पहले सेंटेंस में क्या हुआ था, हमें मेन बात पहले पता चल गई, तो जो बाकी की बातें थी वो बाद में आई। सो हमें क्या हुआ, हम लोग एक चीज़ों को आपस में रिलेट कर सकते थे। लेकिन पीरियोडिक सेंटेंसेस में क्या हुआ, पीरियोडिक सेंटेंसेस के अंदर इसको थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए, माहौल बनाने के लिए इस तरह के सेंटेंसेस को यूज़ किया जाता है। तो इन सेंटेंसेस को बोलते हैं हम डेकोरस, एम्फैथेटिक, यानी कि मोर डिफिकल्ट टू राइट। इनको लिखना इतना आसान नहीं है क्योंकि पहले बनाना पड़ता है ना कि कैसे सनसनी फैलाएंगे, उसके बाद लास्ट में कैसे बम फोड़ना है, तो इनको लिखना मुश्किल होता है। तो ये एक्सपर्ट राइटर द्वारा ज़्यादा यूज़ किया जाता है। लूज सेंटेंसेस तो हम लोग नॉर्मल अपनी लैंग्वेजेस में यूज़ करते ही हैं, ठीक है।
चलिए जी, सो काइंड ऑफ राइटिंग के बेस्ड पे हमारे सेंटेंसेस दो तरह के ही हो सकते हैं, लोज सेंटेंस और पीरियोडिक सेंटेंस। उसके अलावा होते हैं काइंड ऑफ सेंटेंसेस जो बेसिस ऑन द लेंथ के अकॉर्डिंग होते हैं। अब कितना लेंथी सेंटेंस आप लिख सकते हो, ठीक है। अब जब हम बच्चे होते हैं तो हमें शॉर्ट शॉर्ट सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, ठीक है। अब शॉर्ट सेंटेंसेस में क्या करते हैं, हम छोटी छोटी बातें लिखते हैं। लेकिन जब हम धीरे धीरे बड़े होते हैं और अपनी पुरानी वाली नोटबुक उठाकर देखो तो फिर वो हमें अच्छी सी नहीं लगती। हम कहते हैं हम इतने डर थे, इतने नालायक थे, ऐसे लिखते थे हम। सो वो क्या होता है, शॉर्ट सेंटेंसेस कुछ टाइम के लिए तो अच्छी हैं, अगर आपको छोटी सी बात बोलनी है तब अच्छी है। लेकिन आपको पूरा पैराग्राफ समझाना है, पूरा आइडिया समझाना है, या पूरा नोवेल लिखना है, पूरी रिपोर्ट लिखनी है, तो ये सारे कंबाइंड सेंटेंसेस अच्छे नहीं लगेंगे। तब आपको मिक्स मैच करना होगा। कैसे मिक्स मैच करना होगा आगे देखते हैं। तो शॉर्ट सेंटेंसेस कैसे, लाइक किसी को थैंक यू बोलना है तो उसके लिए आपको लंबा चौड़ा ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा थैंक यू भी बोल सकते हो उसको, ठीक है। लेकिन अगर आपको पूरी की पूरी बातें बतानी है, पूरी रिपोर्ट राइटिंग करनी है, तो छोटे छोटे सेंटेंसेस में लिखोगे कब तक जाएगा। जैसे कि आई एम नेहा, आई एम ओ सी एस, ऐसे मैं अलग अलग चीज़ें छोटी छोटी बताऊंगी तो आप भी बोर हो जाओगे, लिखने में मुझे भी मज़ा नहीं आएगा और बाद में पढ़ूंगी तो बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। सो इस तरह के शॉर्ट सेंटेंसेस आपकी छोटी क्लासेस तक तो ठीक थे, अभी नहीं अच्छे लगेंगे। कब अच्छे लगेंगे, जब बात ही एक दो वर्ड्स की हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है जी हमारे लंबे सेंटेंसेस। ये कब यूज़ होते हैं, हम थोड़े बड़े हो जाते हैं, 9th-10th में आ जाते हैं, तब सिखाए जाते हैं हमें। तो अब लॉन्गर सेंटेंसेस के अंदर क्या होता है, अब जब हम लंबे सेंटेंस फॉर्म करते हैं तो हमें टेंसेस का ध्यान रखना पड़ता है, आर्टिकल्स का ध्यान रखना पड़ता है, तो ग्रामेटिकल एरर होने के चांसेस होते हैं। इसीलिए हम बच्चे होते हैं तो हमें इतनी सिखाई नहीं जाते लंबे सेंटेंसेस, ताकि बच्चों को ग्रामर सिखाना आसान नहीं है। तो ग्रामेटिकल एरर्स ना हो इसके लिए आपको ग्रामर सिखाई जाती है। और आपको क्यों सिखाया जा रहा है, क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्यों दोबारा से सारी 6 to 10th की ग्रामर उठा दी आपके सिलेबस के अंदर, इसीलिए उठा दी ताकि सीए बनकर जब जाओगे मार्केट में तो छोटी छोटी मिस्टेक ना करो। सिली मिस्टेक में आपका बॉस बोल देगा लिखना तो आता नहीं, काम क्या करेगा तुम। सो इसीलिए अभी सीख लो इसको, बाद में कोई नहीं सिखाएगा। तो लॉन्गर सेंटेंसेस क्या हैं, उनमें ग्रामेटिकल एरर नहीं होनी चाहिए, बनाते हुए ध्यान रखना चाहिए। अब सेंटेंसेस लॉन्गर भी दो पार्ट के होते हैं, एक तो जनरल नॉर्मल होते हैं जो लॉन्ग सेंटेंसेस, एक होते हैं मैराथन। तो नॉर्मल वाले तो इजी होते हैं, नॉर्मल वाले में क्या करते हैं, थोड़ा सा लॉन्ग थोड़ा सा शॉर्ट मिक्स एंड मैच करते हैं और अपना नॉर्मल सेंटेंस बना देते हैं। लेकिन मैराथन में इतने एक्सपर्ट प्लेयर होते हैं ना कि 5-6 लाइन का इकट्ठा बनाएंगे, 5-6 लाइन को एक साथ पिरोएंगे। ये जनरली मैराथन जो सेंटेंसेस होते हैं ये आपको लॉ की बुक्स में देखने को मिलेंगे, अभी नहीं, एग्जीक्यूटिव में जब आप आओगे तो आपको लॉ की बुक्स में देखने को मिलेंगे। एक लाइन स्टार्ट कहाँ पर होती है और ख़त्म कहाँ पर होती है। जब आप सीआरपीसी करोगे या आईपीसी करोगे तब आपको मैराथन सेंटेंसेस वहाँ देखने को मिलेंगे। अब मैराथन सेंटेंसेस बनाने में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट को लास्ट वाले पॉइंट तक कनेक्ट करके रखना इतना ईजी नहीं होता। तो जनरली जो सेंटेंसेस हम लोग क्रिएट करते हैं वो कौन से होते हैं, वो नॉर्मल होते हैं। सो नॉर्मल लॉन्गर सेंटेंसेस क्या हैं, are prone to grammatical error and need careful thought and planning. Such efforts and constructing marathon sentences should be avoided. तो जब आप नॉर्मली बात करते हो अपने जैसे लोगों को मैराथन सेंटेंसेस बनाने से बचना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें फोकस करनी पड़ती हैं। तो नॉर्मल सेंटेंस क्या है, जैसे कि इट मे बी अ गुड आइडिया टू मिक्स द शॉर्टर एंड लॉन्गर सेंटेंसेस टू सस्टेन द इंटरेस्ट ऑफ द रीडर। अब थोड़ा बहुत छोटे सेंटेंसेस डाल दो, थोड़े बहुत बड़े सेंटेंसेस डाल दो, मिक्स एंड मैच करके डालोगे तो पढ़ने में भी मज़ा आएगा, लिखने में भी ज़्यादा जोर नहीं आएगा, एरर्स भी कम होंगे हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास पैराग्राफ कंस्ट्रक्शन। अब ये क्या होता है, अब पैराग्राफ कंस्ट्रक्शन, पैराग्राफ लिखना है। अब पैराग्राफ कैसे लिखते हैं, कुछ बेसिक रूल होता है, बचपन में सिखाया था जब ऐसे लिखना या पैराग्राफ लिखना। तो बोलते हैं कि फर्स्ट पैराग्राफ में जो चीज़ें लिखोगे ना आपस में रिलेटेड चीज़ें लिखना। लाइक आपने अपने सीएस की जर्नी लिखी तो आप अपने सीसीट की जर्नी के बीच में सीएस प्रोफेशनल की जर्नी घुसा देते हो, और सीएस प्रोफेशनल की जर्नी के बीच में अपने सीसीट के अगर कुछ पल हैं वो डाल देते हो। तो सारे के सारे आपको सीसीट पढ़ने में आपको लगेगा ही नहीं कि सीसीट का आर्टिकल लिखा है, लगेगा कि अपने प्रोफेशनल लेवल का लिख रहे हो। जब प्रोफेशनल की बातें बताते हो तो बीच में सीसीट उठ के आ जाती है, मतलब आप फॉर्म नहीं कर पा रहे हो उन चीज़ों को, एक पर्टिकुलर आइडिया पे टिक नहीं रहे हो। तो जब पैराग्राफ राइटिंग करते हो या आप अपनी बुक्स देखो तो एक पैराग्राफ में एक ही तरह की बातों का जिक्र होता है। तो वो कैसे आता है, आपको पैराग्राफ कंस्ट्रक्ट करने आने चाहिए। उसके अंदर जो आपका राइटर है उसको अपनी भावनाओं को रोकना आना चाहिए। भाई पहले एक टॉपिक खत्म कर ले, उसके बाद दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दूसरे पैराग्राफ में दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो द कंस्ट्रक्शन ऑफ पैराग्राफ इज इक्वली इंपॉर्टेंट। इफ अ गुड सेंटेंस शुड फोकस ऑन अ सिंगल थॉट, अ गुड पैराग्राफ शुड रेस्ट्रिक्ट इटसेल्फ टू अ सिंगल टॉपिक और आइडिया। पढ़ने वालों को भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगी।
जब आप लिखते हो आपको तो सब समझ में आता है, आपके लिखने के बाद कोई दूसरा पढ़े तो उसको नहीं समझ में आएगा अगर एक ही पैराग्राफ में 4-5 आइडियाज डाल दिए तो। एक पैराग्राफ एक आइडिया, दूसरा पैराग्राफ दूसरा आइडिया, तीसरा पैराग्राफ तीसरा आइडिया, तो वो एक अच्छा पैराग्राफ कंस्ट्रक्शन माना जाता है। The topic sentence of paragraph sum up its central idea and develop it further. जब आप कोई भी आर्टिकल लिखने बैठते हो तो पहले क्या करते हो, पहले उसका ओपनिंग करते हो, यानी कि ओपनिंग चीज़ें आप बताते हो कि इसके अंदर हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। फिर पर्टिकुलर एक आइडिया को उठा के उसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देते हो। जैसे कि मान लो आपसे एनवायरमेंटल पोल्यूशन के बारे में लिखवा लिया, तो पहले पोल्यूशन के बारे में थोड़ा बेसिक बताओगे, फिर वो जो 3 तरह के पोल्यूशन है पर्टिकुलर एक पोल्यूशन के बारे में बताओगे। एक दूसरे को मिक्स तो नहीं करते, लिख कर आए हो 9th-10th के अंदर आर्टिकल्स पैराग्राफ। सो उस टाइम आपको क्या बताया जाता है कि अपने पॉइंट से स्ट्रिक्ट रहो, चिपके रहो। तो सेंट्रल आइडिया को ख़त्म करे बिना उसको ओवर एक्सपेंड मत करो। सेंट्रल आइडिया अपने एक पैराग्राफ का ख़त्म, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट। इसी तरह से जितने पैराग्राफ बनाने हैं बनाओ, और पैराग्राफ के बाद आपको अलाइनमेंट के लिए थोड़ा स्पेस देना चाहिए ताकि सामने वाले को पता चले भाई एक पैरा ख़त्म हो चुका है, सांस ले ले, फिर अगली बार दूसरा पढ़िए। ठीक है, चलिए जी आगे चलिए पैराग्राफ कंस्ट्रक्शन से। सो पैराग्राफ कंस्ट्रक्शन खत्म होने के बाद हमारे सेंटेंस फॉर्मेशन भी खत्म हो जाते हैं। अब जो अगली चीज़ आई है हमारे पास वो क्या है, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। अब क्या होता है प्रीफिक्स और क्या होता है सफिक्स। पहले तो इनके नाम में कुछ छुपा हुआ है। प्रीफिक्स क्या कहता है, किसी चीज़ के पहले कुछ फिक्स कर दो। सफिक्स क्या कहता है, किसी नाम के बाद कुछ फिक्स कर दो। तो किसी के पहले फिक्स करना है या किसी के बाद में फिक्स करना। आप क्या करोगे, आप इसमें ओरिजिनल वर्ड्स उठाओगे, ओरिजिनल रूट ऑफ वर्ड्स उठाओगे। अब ओरिजिनल रूट ऑफ वर्ड्स जब हमने उठाए तो इसके पहले कोई चीज़ ऐड ऑन करनी है, इसके पहले कोई नाम लगाना है, तो वो नाम हुआ आपका प्रीफिक्स। लेकिन अपने नाम के बाद कोई नाम लगाना है, कोई ऐड ऑन करना है, तो उसका आप क्या बोलेंगे, सफिक्स बोलेंगे। यानी कि किसी नाम के पीछे, किसी रूट वर्ड के पीछे जब कुछ चीज़ें जुड़ेंगी तो वो नाम के बाद जुड़ रही हैं तो वो बनेगा आपका सफिक्स। अब प्रीफिक्स और सफिक्स बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, वो सारे टाइप्स हमें यहाँ पे करने हैं। अगर डेफिनेशन के साथ जाएं तो अफिक्स क्या होता है, अफिक्स पर्टिकुलरली एक एक्स्ट्रा वर्ड है जो किसी वर्ड के साथ लगा दिया जाता है ताकि उसका मतलब चेंज हो जाए। ठीक है, सो टू बेस फॉर्म और अ स्टेम ऑफ अ वर्ड इन ऑर्डर टू मॉडिफाई इट्स मीनिंग और क्रिएट अ न्यू वर्ड, या फिर पुराने वर्ड के साथ अगर कोई प्रीफिक्स लगा दिया जाए तो कोई नया वर्ड भी बन सकता है। ठीक है, जैसे कि अब प्रीफिक्स लगाने के बाद आपका क्या हो सकता है, मान लीजिए एक थीस्ट है, एक साधु आदमी है, उसके नाम के आगे ए लगा दो, अब वो क्या हो गया, असाधु हो गया। तो ऐसे ही एक अफिक्स लगाने की वजह से क्या होगा, एक प्रीफिक्स लगाने की वजह से उसका पूरा मीनिंग ही चेंज होगा। सो इफ द अफिक्स और एडिशन टू द रूट ऑफ वर्ड केम एट द बिगनिंग इट इज़ कॉल्ड प्रीफिक्स, और लास्ट में आएगा तो उसको क्या बोलेंगे, सफिक्स बोलेंगे। अब प्रीफिक्स हमारे पास बड़े सारे टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से टाइप्स होते हैं, फर्स्ट प्रीफिक्स है हमारे पास सपोर्टिव प्रीफिक्स, सेकंड है अपोजिंग प्रीफिक्स, थर्ड है नेगेटिव, फोर्थ है रिवर्सेटिव, फिफ्थ है डेरिवेटिव, उसके बाद है नंबर प्रीफिक्सेस, टाइम प्रीफिक्सेस, क्लास चेंजिंग प्रीफिक्सेस, साइज प्रीफिक्सेस, प्लेस प्रीफिक्सेस एंड मिसलेनियस। अब पर्टिकुलर हर प्रीफिक्स को हमें पढ़ना है, हर प्रीफिक्स के कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, तो आपके बुक्स में जो एग्जांपल्स है उतना भी पढ़ लोगे तो आपके एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से सिक्योर हो जाएगा। बाकी एक्स्ट्रा पढ़ना चाहो तो आपकी सलाह है, आप पढ़ सकते हो, सर्चिंग कर सकते हो इस चीज़ के बारे में, बाकी टेस्ट के अंदर तो आ ही जाएंगे आपके पास एक्स्ट्रा वर्ड्स। ठीक है, चलो फर्स्ट प्रीफिक्स से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या था हमारे पास, स्पोर्टिव। अब ऐसे प्रीफिक्स जो आपकी बात को सपोर्ट करते हैं। अब आप लोग है ना बहुत कॉमनली यूज़ करते हो कि तेरा भाई तो प्रो प्लेयर है। ठीक है, अब क्या करते हो, अब अपनी है ना प्लेइंग कैपेसिटी को या फिर अपनी क्वालिटी को इन्हेंस कर रहे हो, तो आपने क्या किया, आपने अपनी बात को सपोर्ट किया, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड प्रो। प्रो क्या करता है, आपकी पोजीशन को स्ट्रेंथन करता है, आपको क्रिएट करता है, मतलब आपको डिफाइन करता है, और आप बहुत एडवांस हो, बहुत बेस्ट हो अपनी फील्ड के अंदर, वो चीज़ें बताता है। जैसे कि प्रो चॉइस, प्रो मार्केट, प्रो लाइफ, यानी कि आप किसी लाइफ के बारे में बता रहे हो कि उसकी लाइफ बहुत अच्छी है, प्रो लाइफ। मार्केट के बारे में बता रहे हो, अपनी चॉइस के बारे में बता रहे हो, तो इन चीज़ों से क्या होता है, इन चीज़ों से आपकी बात पे और वजन पड़ता है, या फिर आप अपने आप को और ज़्यादा डिस्क्राइब करते हो और ज़्यादा स्पेशल क्रिएट करते हो, तो आपकी चीज़ों को और फेवरेबल बनाता है द वर्ड प्रो। तो ये सपोर्ट कर रहा है इसलिए सपोर्टिव हो गया। नेक्स्ट क्या है, अपोज। अब अपोज करने का मतलब क्या है, आप दाएं बोलोगे तो मैं बाएं बोलूँगी, यानी कि उल्टा ही बोलूँगी आपसे। जब अपोजिंग प्रीफिक्स लगेगा तो सामने वाले वर्ड का मतलब हमेशा उल्टा हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं बोलती हूँ क्लॉकवाइज,
तो क्लॉकवाइज को उल्टा करना है तो क्या बोलूँ, एंटी क्लॉकवाइज, तो उसके आगे मैंने लगा दिया द वर्ड एंटी। तो एंटी का मतलब क्या होता है, अगेंस्ट होता है। उसी तरह से क्या होता है, अब इन चीज़ों के लिए हमारे पास और क्या वर्ड है, एंटी हीरो, एंटी क्रिस्ट और एंटी सेल्फ। इनको स्प्यूरियस वर्ड बोला जाता है, यानी कि जो भरम पालते हैं। अब उनको भरम से निकालना है। एंटी हीरो, भाई तू कोई हीरो नहीं है, कोई हीरो वाली क्वालिटी नहीं है तेरे अंदर, तो एंटी हीरो है। क्रिस्ट यानी कि जो क्रिश्चियंस होते हैं, फादर होते हैं, अब तो कोई फादर नहीं है, कोई तो भगवान में मानने वाला नहीं है, तो एंटी क्रिस्ट। एंटी सेल्फ, जो खुद में ही विश्वास नहीं करता। सो इन चीज़ों को अपोज करने के लिए हमने क्या टर्म लगा दिया, हमने लगा दिया जी एंटी। ठीक है, उसी तरह से अपोजिंग के लिए एक और वर्ड यूज हो सकता है कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा भी अगेंस्ट के लिए बोलता है कि आप कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो, आप कॉन्ट्रावेन कर रहे हो, या आप अपनी बातों से मुकर रहे हो, तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, द वर्ड कॉन्ट्राडिक्ट। ठीक है, उसके लिए भी अगेंस्ट होता है। उसके बाद एक कोड अपोज करने के लिए हमारी लीगल लैंग्वेज के अंदर एक वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं काउंटर। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है कि मान लेते हैं दो बच्चों की लड़ाई हो गई, ए और बी की आपस में लड़ाई हो गई। ठीक है, ए गया अपनी मम्मी के पास, मम्मी बी ने मारा। ठीक है, अब बी बेचारा फंस गया। अब बी के पास क्या ऑप्शन है, या तो गलती मान ले या क्या बोले, अच्छा मैंने मारा, ए ने मारा था मेरे को। अब इसने उल्टा उसी के ऊपर डाल दिया, तो इसने क्या किया, काउंटर क्लेम कर दिया। ठीक है, जब आप काउंटर अटैक करते हो या काउंटर क्लेम करते हो तो अपनी पोजीशन को रिवर्स कर देते हो, तो उसके लिए भी आपका वर्ड यूज हो सकता है काउंटर। तो जब आगे किसी चीज़ के आगे नाम लगने से, यानी कि कोई प्रीफिक्स आगे लगने से आपके वर्ड का मीनिंग एकदम उल्टा हो जाए, तो वो क्या होगा आपका, वो होगा आपका अपोजिंग प्रीफिक्स। सो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हमारी नेक्स्ट स्लाइड क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में है हमारे पास नेगेटिव प्रीफिक्सेस। अब नेगेटिव प्रीफिक्सेस क्या कहते हैं, ऐसे प्रीफिक्स जिसका सेंस कैसा निकलेगा, नेगेटिव निकलेगा, यानी कि हमारे वर्ड को कैसा बनाएगी, नेगेटिव बनाएगी। बेचारा सीधा साधा कोई अच्छा सा मीनिंग दे रहा है, अब उसको उल्टा कर देंगे। ठीक है, सो जो डिफरेंट मीनिंग देगी उसको नेगेटिव कर देगी, उसको क्या बोला जाएगा, नेगेटिव प्रीफिक्स। जैसे कि ए है, ए अगर किसी भी वर्ड के आगे लगा दिया जाए तो वो क्या कर देगा, उसको नेगेटिव कर देगा, उसको विदाउट बना देगा। जैसे कि अमोरल, आप मोरल नहीं अमोरल हो, नैतिक नहीं अनैतिक हो, हिस्टोरिकल या फिर अहिस्टोरिकल। अहिस्टोरिकल लग गया यानी कि वो हिस्टोरिकल नहीं है। वैसे ही अथिस्ट यानी कि वो क्या नहीं है, वो साधु नहीं है, असाधु है। असिमेट्री, सिमेट्री में नहीं है, कोई चीज़ें सीधी लाइन में नहीं है, उबड़ खाबड़ है सब चीज़ें, तो कोई भी सिमेट्री नहीं है उन चीज़ों में। वैसे ही ए लग सकता है और एन भी लग सकता है, जैसे कि एंथीशिया, किसी को बेहोश कर देना, वो बेहोशी के अंदर है। एनास्थेटिक है, उसका कॉन्शियस माइंड अभी काम नहीं कर रहा, तो ये सब चीज़ें क्या हैं, उन चीज़ों को नेगेटिव में कन्वर्ट कर देती है। सेम एज डिस लगा देते हैं, जैसे कि डिसओबे करना, किसी चीज़ को डिसआर्म करना। ओबे यानी कि आज्ञा का पालन करना, आज्ञाकारी। डिसओबे कि वो तो आज्ञा का पालन ही नहीं करता। डिसलॉयल है, वो बंदा लॉयल नहीं है। डिसआर्म है, वो बंदा क्या है, निहत्था है। तो डिस लगा दिया किसी के आगे तो क्या कर दिया, हमने उस चीज़ को नेगेटिविटी के अंदर कन्वर्ट कर दिया। सेम एज अगर इन लगा दिया जाए, इन क्या होता है, इन भी आपको कंप्लीटली रिवर्स कर देता है, यानी कि पॉजिटिव टू नेगेटिव कन्वर्ट कर देता है। जैसे जस्टिस, इनजस्टिस, अब इन लगा दिया तो क्या है, हमारे साथ जस्टिस नहीं हुआ, यानी कि हमारे साथ न्याय नहीं अन्याय हुआ है। एक्टिव, इनएक्टिव, एक्टिव जो चुस्त तंदुरुस्त, लेकिन वो इनएक्टिव है, वो लेजी है, वो काम नहीं करता। ठीक है, वो इनकॉन्सिडरेट है, जिसको कंसीडर नहीं किया जा सकता। तो इस तरह की जब टर्म्स लगती है तो हम क्या बनाते हैं, हम नेगेटिव प्रीफिक्स बनाते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब नेक्स्ट स्लाइड के अंदर क्या है, अब कुछ ऐसे प्रीफिक्सेस हैं जो और भी हैं, मतलब जो हमने पढ़े उनके अलावा और प्रीफिक्सेस भी हैं जो नेगेटिव चीज़ें कर सकते हैं। लाइक ये पर्टिकुलर है, यानी कि पर्टिकुलर किसी टर्म के साथ जुड़ते हैं। जब इल है तो ऐसे वर्ड्स के साथ जुड़ेगा जो स्टार्ट होते हैं एल से, जैसे कि इलीगल, इलिटरेट, इलेजिबल, इलेजिमेट। तो ये क्या करते हैं कि हमको वो चीज़ें बताते हैं कि आप गैर कानूनी काम कर रहे हो या पढ़े लिखे नहीं हो। तो ये भी क्या कर रहा है, उन चीज़ों को रिवर्स कर रहा है, नेगेटिव में लेकर जा रहा है। बट क्या होता है, ये प्रीफिक्स कुछ लिमिटेड वर्ड्स के आगे ही लगते हैं। सो जब लिमिटेड वर्ड्स के आगे लगते हैं तो उनको अलग से डिफाइन किया जाता है। नेक्स्ट क्या है आपका, इम। अब ये क्या है, इम। अब इम्बैलेंस हो गया, कोई चीज़ें इमैटीरियल हो गया या इम्प्रॉपर हो गया, तो आप कभी भी इसको रिवाइज करने की कोशिश करें तो देखिएगा आपने जब भी इनको यूज़ किया होगा तो बी, एम और पी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स के साथ यूज़ किया होगा, तो इम्बैलेंस, इमैटीरियल, इमेजरेबल। तो इसका मीनिंग भी क्या होता है, इसका मीनिंग भी आपका नेगेटिव होता है। नेक्स्ट क्या है आपका इर।
इर भी अगेन हम यूज़ करते हैं किसके साथ, इर भी हम यूज़ करते हैं नेगेटिव चीज़ों के साथ। अब ये जो इर है इसके अंदर आप आर से जुड़े हुए शब्दों के साथ यूज़ करते हो, जैसे कि इररिड्यूसिबल, इररिकवरेबल, इरेशनल, इररेजिस्टेबल, इररिप्लेसेबल। तो ये सब क्या है, ये आप आर से निकलने वाले शब्दों का करते हैं और इसका मतलब भी क्या आता है, इसके अंदर भी आप चीज़ों को नेगेटिव करते हैं, नेगेटिव सेंस में लेकर जाते हैं। एक अगेन बहुत कॉमनली यूज होता है दैट इज नॉन। ठीक है, अब नॉन क्या होता है, नॉन इंटरफेयर, नॉन एग्रेसिव, नॉन पर्सन, नॉन इवेंट। हमने साफ साफ बोल दिया कि नहीं, नॉट हमने साथ साथ लगा दिया, पर्टिकुलर वर्ड बोला उसके आगे नॉन लगा दिया। ठीक है, ये अलाउड नहीं है तो नॉन लगा दिया उसके आगे, तो नॉन का मतलब भी क्या हो गया, नहीं। तो इसने भी क्या सेंस दिया, आपका नेगेटिव सेंस दिया। अब ये जो वर्ड हैं वो स्पेसिफिक वर्ड्स के साथ ही लगते हैं, इसलिए थोड़ा सा अलग से डिफाइन किया गया है इनको। ठीक है जी, चलिए जी नेक्स्ट पे करते हैं, हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। अब एक रह गया हमारे पास अन। अन का मतलब क्या होता है, नॉट। अब अनप्रोडक्टिव, अनअकैडमिक, अनसेल्फिश, अनअवॉइडेबल, अनअवेयर, मतलब हम उन चीज़ों को उल्टा कर देते हैं। अनसेल्फिश जो सेल्फिश नहीं है, अनअवॉइडेबल जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, अनअवेयर जो किसी चीज़ से अनअवेयर यानी कि अवेयर नहीं है, अनसेल्फिश जो सेल्फिश नहीं है, अनअकैडमिक जो अकेडमी का हिस्सा नहीं है। ठीक है, सो जब किसी भी प्रीफिक्स को लगाने के बाद आपका सेंटेंस अपोजिट चला जाए या नेगेटिव चला जाए तो उसको क्या बोलेंगे, हम नेगेटिव सेंटेंसेस बोलेंगे। ठीक है, हाँ से ना पे हो जाए तो हम नेगेटिव सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं, नेगेटिव प्रीफिक्सेस की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, अब नेक्स्ट आ जाओ। अब क्या है, अपोजिट को ही एक और चीज़ अब रिवर्स कर देते हैं हम, ट्रांजेक्शन को रिवर्स कर देते हैं, काइंड ऑफ अपोजिट ही कर देते हैं, जस्ट बिकॉज इसका नेचर रिवर्स करने वाला है तो इसको रिवर्स ट्रांजिटिव रिवर्स प्रीफिक्सेस बोला जाता है। जैसे डी, अब डी के आगे हम कुछ लगा देते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम रिवर्स कर रहे हैं चीज़ों को। जैसे कि कोई क्रिमिनल है, उसको क्रिमिनलाइज करना या फिर उसको डी क्रिमिनलाइज करना, यानी कि अब हमने उसको क्रिमिनल चीज़ों को हटा दिया है। ठीक है, अब क्या है हमारे पास, डी डी सेलेक्ट करना किसी चीज़ों को, यानी कि हमने चीज़ जो है एक्चुअल में उससे उल्टा मीनिंग जब बताना है तो हम रिवर्स अपोजिट इज द सेम थिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्या, डिस। अब इसके अंदर भी क्या करते हैं, कोई क्वालिफाई है तो उसको डिसक्वालीफाई कर दो, ऑनेस्ट है तो उसको डिसऑनेस्ट कर दो, इनवाइट किया है तो उसको डिसइनवाइट कर दो। ठीक है, तो दिस जब हम यूज़ करते हैं तो उसके बाद भी हम चीज़ों को अपोजिट कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं, या फिर हम यूएन का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अनटाई, अनस्क्रैम्बल, अनलॉक। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, हम अपने मीनिंग को रिवर्स कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट क्या है, डेरिवेटिव। अब इसका नेचर कैसा है, ये डिराइव करता है अपना मीनिंग किसी और चीज़ से, यानी कि किसी और का कुछ मतलब है, अब उसी के साथ एक और चीज़ बना दी इसने, एक और नया वर्ड बना दिया, एक और नया कॉन्सेप्ट बना दिया। जैसे कि रिमूव करना किसी चीज़ को, अब डीफ्रोस्ट करना है आपको, यानी कि जो चीज़ आपने फ्रोज़न रखी है अब उसको नॉर्मल स्टेट में लेके आना है, फ्रीजर से बाहर निकाल कर बाहर रख दो ताकि वो डीफ्रोस्ट हो जाए। ठीक है, अब उसको डीफ्रोस्ट करना है यानी कि उसके ऊपर से बर्फ़ को क्या करना है, रिमूव करना है। किसी चीज़ को डीबग करना है यानी कि उसको इंसेक्ट से रिमूव करना है। डिपार्ट, किसी चीज़ से अलग करना। अब आप डिपार्ट करते हो यानी कि पार्ट हो रहे हो किसी का, तो आप डी प्लेन हो सकते हो, प्लेन से अपने आप को अलग कर सकते हो, डी ट्रेन, ट्रेन से अपने आप को अलग कर सकते हो, डी कैंप, कैंप से अपने आप को अलग कर सकते हो। सो उसी तरह से डिस का यूज़ हम रिमूव के लिए भी कर सकते हैं, जैसे कि डिसआर्म। आर्म का मतलब होता है हथियारबंद, अगर आपने अपने आप को डिसआर्म कर लिया यानी कि अपने आप को निहत्था कर लिया। डिसइल्यूजन, इल्यूजन नहीं, आपको डिसइल्यूजन है यानी कि आप इल्यूजन से बाहर आ चुके हो। सो वो क्या चीज़ें होती हैं, वो आप अपने आप को उससे रिमूव कर लेते हो। जैसे कि डिसएम्बिग्यूटी, यानी कि अब एम्बिग्यूटी नहीं है, हमें किसी चीज़ में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, एवरीथिंग इज क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट इज अन का मतलब क्या होता है, रिमूव। अब अनमार्क करना किसी चीज़ को यानी कि मार्क करना। अब जैसे कि आपने कभी मेल खोला होगा तो वहाँ पर एक रीड और अनरीड होता है। आपने जिस चीज़ को रीड कर लिया, अगर उस चीज़ को रिवर्स करना है या फिर उस चीज़ को अलग से करना है तो आप क्या करते हो, उसको अनरीड कर देते हो। लीड, अनलीड, मार्क, अनमार्क। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, हमने किसी चीज़ को रिमूव कर दिया। तो डेरिवेटिव इज अ प्रोसेस जिसके अंदर या तो हम किसी चीज़ को रिमूव करके कोई प्रोडक्ट या तो अपनी ओरिजिनल शेप में ले आते हैं, यानी कि उसको अपनी न्यूएस्ट फॉर्म से डिराइव करके अपनी ओरिजिनल फॉर्म में ले आते हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, पेजोरेटिव। अब पेजोरेटिव क्या होते हैं, अब पेजोरेटिव वो सेंटेंसेस हैं, वो प्रीफिक्सेस हैं जो आपको बताते हैं कि भाई तूने गलत काम किया है या फिर जिसके ऊपर आपका पेनल्टी लगती है। पेजोर मतलब पेनल्टी। अब आप पेनल्टी कब लगाओगे, जब आप लगाओगे जब आपने कोई कंटेम्प्ट किया है, यानी कि किसी का कहना नहीं माना, डिसअप्रूवल,
किसी की बातों को नहीं माना, बैड या रॉन्ग बिहेवियर किया है आपने, किसी को डिसअप्रूव कर दिया, यानी कि जिस चीज़ को आपको अप्रूव करना था उसको डिसअप्रूव कर दिया, यानी कि नेगेटिव सेंस में ही यूज़ हो रहा है, लेकिन इसका मीनिंग क्या है, बैड और रॉन्ग तरीके से आपने किया। जैसे कि मिस कैलकुलेट, गलत कैलकुलेट कर दिया, मिस गवर्न, अच्छे से आपने ध्यान नहीं रखा, अच्छे से आपने सरकार को नहीं चलाया, या अच्छे से आपने इस कॉन्सेप्ट को नहीं किया। मिस स्पेल, आपकी स्पेलिंग गलत है, मिसमैनेज हो गई चीज़ें। तो ये सब क्या है, ये सब आपने गलत तरीके से काम कर दिया, बैड तरीके से काम कर दिया, यानी कि पेजोरेटिव तरीके से काम कर दिया। तो जो चीज़ें बताएं कि आपका किया हुआ काम गलत मैनर में किया गया है, उनके लिए कौन से प्रीफिक्स यूज होते हैं, पेजोरेटिव प्रीफिक्सेस। ठीक है जी। अब नेक्स्ट आ जाओ। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ऐसे प्रीफिक्सेस हैं जो प्लेस को दर्शाते हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, एक्स्ट्रा करिकुलर, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा कर लो, या फिर आप क्या कर लो, आप बिफोर द रूम चले जाओ, ठीक है, एंटे रूम, रूम से पहले वाले एरिया में चले जाओ। सरकम, सरकमवेंट, सरकमस्टांस एरिया को दर्शा रहा है, ठीक है जी। और क्या है आपके पास, फोर, आगे के एरिया को, जैसे आपका फोर हेड है, हेड के आगे का हिस्सा, इनडोर्स, आउटडोर्स, इंटरजेक्शन, दो रास्तों के बीच का जा रहा है, इंट्रा आउटसाइड, इंट्रा इनसाइड, ठीक है। तो ये सब क्या कर रही हैं, प्लेस को दर्शा रही हैं, ठीक है। अब आप प्लेस को दर्शाने के लिए क्या करते हो, इंट्रा आउटसाइड का यूज़ करते हो। तो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को यूज़ किया जा सकता है इसके अंदर, ठीक है। अब टाइम को दर्शाना है तो प्री और पोस्ट यूज़ कर सकते हो। किसी की क्वालिटी को, इन एंड आउट क्वालिटी को दर्शाना है, इंट्रोवर्ट जो अंदर अंदर रहता है, एक्सट्रोवर्ट जो मुंह फट होता है, पता नहीं क्या क्या बोल जाता है, तो इन चीज़ों को क्या बोला जाता है आपका, इन चीज़ों को बोला जाता है प्लेस परफिक्स, जो किसी चीज़ की सिचुएशंस को, थिंग्स को एक्सप्लेन करता है, ठीक है जी। चलिए जी, उसके बाद क्या है नेक्स्ट आपका, ये बड़े सारे आपके पास प्लेस परफिक्सेस हैं। ये प्लेस परफिक्सेस आपको बहुत ध्यान से पढ़ने हैं, ठीक है जी। सो प्लेस परफिक्सेस पढ़ लीजिएगा आप, और अगर कोई नहीं समझ में आए तो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है जी। उसके बाद क्या है हमारे पास, उसके बाद है जी साइज परफिक्स, जो आपको बताए कि कोई चीज़ मिनिमम है, मैक्सिमम है, मिड लेवल पे है, मिडी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर। सो ये सब क्या कर रहे हैं, आपका साइज बता रहे हैं। मेगाफोन, मेगा स्टार, मेगालिथ, तो किसी चीज़ का साइज बताने के लिए जो प्रीफिक्सेस यूज होते हैं उनको क्या बोलते हैं, साइज प्रीफिक्स। नेक्स्ट क्या है, टाइम प्रीफिक्स। अब किसी चीज़ का टाइम बताने के लिए, बिफोर द टाइम, आफ्टर द टाइम, नियो, नियो यूज होता है नए टाइम के लिए, वैसे ही मीडियो यूज होता है हमारे उस टाइम के लिए, यानी कि जो हमारा मिडल ईस्ट इंडिया था उसके लिए हमारे पास होता है मियोलिथिक, ठीक है। उसके बाद पैलेओलिथिक अगर हम यूज़ करते हैं तो हम बिल्कुल प्राचीन टाइम की बात कर रहे हैं। सो इसी तरह से टाइम को यूज़ करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें यूज होती हैं, जैसे पोस्ट, प्री, ठीक है। अब टाइम प्रीफिक्सेस के अंदर क्या होता है, हम किसी चीज़ को बताते हैं, किसी चीज़ का टाइम वेस्ट होना भी टाइम प्रीफिक्स के अंदर आ सकता है, जैसे कि री, दोबारा से करो, दोबारा में भी टाइम जाएगा, रीप्रिंट, री अप्लाई, रीप्ले, रीन्यू। तो इस तरह से इन प्रीफिक्सेस को क्या बोला जाता है, आपका टाइम प्रीफिक्सेस, ठीक है। अब टाइम प्रीफिक्सेस आपको बताता है कि कोई आपका प्रेजेंट चल रहा है, या कोई आपका पास्ट है, या कोई आपका फ्यूचर है। तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर को भी जो वर्ड एक्सप्लेन करते हैं उसको क्या बोला जाएगा, टाइम प्रीफिक्सेस बोला जाएगा। क्लियर, चलिए जी नेक्स्ट आ जाओ। अब नेक्स्ट क्या है, नंबर प्रीफिक्स, जो आपको नंबर बताएंगे, जैसे कि बाईसाइकिल, कितने साइकिल हैं उसमें, बाई, दो साइकिल, मतलब दो पहिए लगे हुए हैं तो वो बाईसाइकिल होगी। यूनी डायरेक्टर, यूनिलेटरल, यूनिसाइकिल, तो उसमें क्या है, एक पहिया, यानी कि जो नंबर शो करे, मोनो सिंगल नंबर शो कर रहा है, यूनी सिंगल नंबर, बाई, डाई, ड्यू, ये सब दो नंबर को शो कर रहे हैं। वैसे ट्राई 3 को, क्वाड्री, टेट्रा, ये सब 4 को शो कर रही हैं। इसीलिए जो चीज़ नंबर को शो करती है वो क्या है, आपके नंबर प्रीफिक्सेस हैं, ठीक है। जैसे पेंटा 5, 6 के लिए 6 हो गया आपका, हेक्सा हो सकता है आपका, हेप्टा हो सकता है आपका, 8 हो सकता है ऑक्टो के लिए। तो इसी तरह से जिस चीज़ों को यूज़ करके आपको टाइम का पता चले, वो सब क्या हैं आपके, वो सब हैं आपके टाइम प्रीफिक्स, सॉरी नंबर प्रीफिक्सेस आपके, ठीक है। सो नेक्स्ट इज आवर स्टेटस प्रीफिक्स। अब स्टेटस, जो किसी का स्टेटस बताए, जैसे कि को ओनर है, को पार्टनर है, तो वो आपका क्या बता रही हैं, वो आपका स्टेटस बता रही हैं। सो इन प्रीफिक्सेस को बोला जाता है क्या, स्टेटस प्रीफिक्सेस, ठीक है जी। चलिए जी, सो नेक्स्ट क्या है आपका, क्लास चेंजिंग प्रीफिक्सेस। क्लास चेंजिंग प्रीफिक्सेस मतलब जो एक चीज़ को चेंज कर दे। अब जैसे मैंने बोला कि मैंने तो एनकोड कर दिया चीज़ों को, एनकोड कर दिया मतलब मैंने उस पर कोड लगा दिया, तो नॉर्मल था, अब उसको मैंने कोडिंग कर दिया तो मैंने एनकोड कर दिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया,
पहले से बिल्कुल चेंज कर दिया, यानी कि कोई विच चुड़ैल जैसी थी, अब उसको मैंने विविच कर दिया, काइंड बना दिया, ठीक है, एंडेंजर कर दिया, यानी कि डेंजर से बाहर निकाल दिया। सो मैंने क्या किया, अपनी क्लास को चेंज कर दिया, मैंने ट्रांजिटिव वर्ब्स का यूज़ किया, तो उन चीज़ों को बोला जाएगा, यानी कि जब किसी वर्ड के आगे लगने से आपका क्लास ही चेंज हो रहा है पूरा, तो उसको बोला जाएगा क्लास चेंजिंग प्रीफिक्सेस। ठीक है जी, चलिए जी। उसके बाद है हमारे पास कुछ मिसलेनियस, जैसे कि इको फ्रेंडली हो गया, यूरो आपका यूरोपियन कंट्रीज को शो करता है, पैरा आपको किसी चीज़ के बारे में एक्स्ट्रा बताता है, जैसे पैरा मिलिट्री, पैरा लीगल, पैरामेडिक, जो एक्चुअल मिलिट्री नहीं है बट एडिशनल मिलिट्री है, यानी कि उनको सेम आपको ट्रेनिंग मिली है लेकिन आप प्रॉपर मिलिट्री का पार्ट नहीं हो, कुछ एक्स्ट्रा है। सो पैरा आपका यूज़ होता है बियॉन्ड, यानी कि पैरानॉर्मल, ये तो नॉर्मल से भी बहुत ज़्यादा है। क्वासी हाफ के लिए यूज़ होता है आपका, यानी कि क्वासी जो प्रॉपर अथॉरिटी ना होगी, अथॉरिटी का एक रूप है, अथॉरिटी का एक पार्ट है, ठीक है, उसके लिए हम क्वासी यानी कि लाइक, बिल्कुल वैसा ही है। क्वासी इंटेलेक्चुअल, बिल्कुल इंटेलेक्चुअल की जैसा ही है, या क्वासी जुडिशियल, जैसे हमारे कोर्ट सिस्टम होते हैं, कोर्ट सिस्टम की तरह से कोई ट्रिब्यूनल खोल दिया तो उसको क्या बोलेंगे हम, क्वासी जुडिशियल। सेल्फ लगा दिया, सेल्फ डिनायल, सेल्फ सेटिस्फेक्शन, सेल्फ कंट्रोल, तो वो क्या है, अदर मिसलेनियस टर्म जिनको किसी प्रॉपर हेडिंग के अंदर कैटेगराइज नहीं किया गया। ठीक है, चलिए जी। तो ये कुछ प्रीफिक्सेस थे हमारे पास जो हमने किए हैं। मैंने बहुत सारे प्रीफिक्सेस आपको पढ़ाए नहीं हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं पढ़ाऊंगी नहीं, आप इसको सेल्फ रीड करिए, जो नहीं समझ में आता आप मुझे मैसेज कीजिए ताकि मुझे पता चले कि आप पढ़ रहे हो इन चीज़ों को। ठीक है, तो जानबूझकर मैंने स्किप किए हैं इसके अंदर कुछ प्रीफिक्सेस, वो प्रीफिक्सेस आपको सेल्फ रीड करने हैं और नहीं समझ में आते तो मुझसे पूछना है। ठीक है, तो तब तक इन प्रीफिक्सेस को अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, और कोई डाउट हो तो पूछिए। थैंक यू।